दोस्तों, क्या आपको ये आवाज़ याद है? ये सिर्फ एक रिंगटोन नहीं थी, ये हमारे बचपन, हमारी जवानी और टेक्नोलॉजी की दुनिया का नेशनल एंथम था। एक वक्त था जब दुनिया में मोबाइल फ़ोन का मतलब ही होता था नोकिया। लोग कहते थे, नोकिया का फ़ोन बिल्डिंग से नीचे गिरा तो ज़मीन टूट जाएगी, लेकिन फ़ोन पर खरोच तक नहीं आएगी। सैमसंग, एप्पल ये सब उस वक्त बच्चे थे नोकिया के सामने। लेकिन फिर सिर्फ 5 साल, हाँ सिर्फ 5 साल के अंदर एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के 50% मोबाइल मार्केट पर राज करती थी, वो मिट्टी में मिल गई। दुनिया का राजा रंक बन गया। ऐसा क्या हुआ था? क्या ये आईफोन की गलती थी या फिर नोकिया का अपना घमंड उन्हें ले डूबा? और अगर आपको लगता है कि नोकिया मर चुका है तो आप गलत हैं। नोकिया आज भी जिंदा है और शायद पहले से ज़्यादा ताकतवर है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे नोकिया की 150 साल पुरानी कहानी। नमस्कार, मैं हूं विकास और आइए शुरू करते हैं नोकिया की बिजनेस केस स्टडी। नोकिया की शुरुआत किसी गैराज या सिलिकॉन वैली में नहीं हुई थी। कहानी शुरू होती है आज से करीब 160 साल पहले 1865 फिनलैंड नाम के एक ठंडे देश में फ्रेडरिक आइडेस्टम नाम के एक आदमी ने एक फैक्ट्री लगाई। लेकिन ये मोबाइल की फैक्ट्री नहीं थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, नोकिया सबसे पहले टॉयलेट पेपर बनाती थी। उसके बाद उन्होंने रबर के जूते बनाए, कार के टायर्स बनाए और इलेक्ट्रिसिटी केबल्स बनाई। सोचिए, जो कंपनी आज टेक्नोलॉजी की बात करती है वो कभी रबर के जूते बेचती थी। अब यहाँ पर आपका दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, यार विकास, टॉयलेट पेपर और रबर बूट्स बनाने वाली कंपनी अचानक हाईटेक मोबाइल कंपनी कैसे बन गई? ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? दोस्तों, यही तो नोकिया की असली ताकत थी, एडेप्टेबिलिटी। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और केबल का फ्यूचर है तो वो वहाँ शिफ्ट हुए। उन्होंने देखा रेडियो का फ्यूचर है तो वहाँ गए। वो डरते नहीं थे अपना पुराना धंधा बंद करने से। असली गेम चेंज हुआ 1992 में। एक नया सीईओ आया, जोरमा ओलिला। उन्होंने आते ही एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने कहा, हम रबर, कागज, टायर सब बेच देंगे, हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा, टेलीकॉम। ये एक डू और डाई डिसीजन था और यह डिसीजन सही निकला। 1998 आते आते नोकिया ने मोटोरोला को पछाड़ दिया और दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। वो दौर याद कीजिए दोस्तों, नोकिया 3310 जिसे टैंक कहा जाता था, स्नैक गेम जो हम घंटों खेलते थे, नोकिया 1100 जो आज भी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वो वक्त याद है जब हम चार्जर घर भूल जाते थे फिर भी टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि पता था नोकिया की बैटरी 4 दिन चलेगी? अगर आपने वो फील किया है तो कमेंट में नोकिया नॉस्टैल्जिया लिखिए, क्योंकि अब हम कहानी के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां ये सब कुछ बिखरने वाला था। 9 जनवरी 2007 स्टीव जॉब स्टेज पर आए और उन्होंने आईफोन लॉन्च किया। पूरी दुनिया हैरान थी। एक ऐसा फोन जिसमें कोई बटन नहीं था, सिर्फ स्क्रीन थी। लेकिन नोकिया के हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा था? नोकिया के बड़े ऑफिसर्स हंस रहे थे। उन्होंने कहा, यह बचकाना खिलौना है, इसका बैटरी लाइफ बेकार है, कांच की स्क्रीन टूट जाएगी। नोकिया को लगा हार्डवेयर ही किंग है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है और मुझे पता है आप भी यही सोच रहे होंगे, क्या नोकिया के इंजीनियर्स अंधे थे? क्या उन्हें दिख नहीं रहा था कि आईफोन उनसे बेहतर है? उन्होंने कॉपी क्यों नहीं किया? इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। नोकिया ने आईफोन देखा था, लेकिन उन्होंने कहा, लोग टच स्क्रीन पर टाइप नहीं कर पाएंगे, उन्हें बटन्स की आदत है। ये तकनीकी गलती नहीं थी दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल गलती थी। उन्हें लगा वो कस्टमर को जानते हैं, पर कस्टमर बदल चुका है। दुनिया बदल रही थी। गेम अब हार्डवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर का था। गूगल अपना एंड्रॉइड लेकर आया। लोग अब फोन से सिर्फ कॉल नहीं करना चाहते थे, वो इंटरनेट चलाना चाहते थे। लेकिन नोकिया अपने पुराने सिम्बियन ओएस से चिपका रहा। 2010 में नोकिया ने नया सीईओ हायर किया, स्टीफन इलॉप। उन्होंने कहा, हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। और यहाँ स्टीफन इलॉप ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद नोकिया के कॉफिन में आखिरी गिल साबित हुआ। उन्होंने गूगल एंड्रॉइड को रिजेक्ट कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट के विंडो के साथ डील की। अब कहानी का वो मोड़ आता है जहाँ पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर नोकिया को एक ही सलाह दे रही थी। आपके मन में भी यही सवाल होगा, यार अगर सिम्बियन खराब था तो नोकिया ने गूगल एंड्रॉइड के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया? सैमसंग ने मिलाया, HTC ने मिलाया, नोकिया ने जीत क्यों नहीं की? इसका जवाब है ईगो। तो हम एक और सैमसंग बनकर रह जाएंगे।
हम किंग हैं, हमारा ओएस भी अपना होना चाहिए। और यही अपना ओएस बनाने की जीत उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के पास ले गई और वो डूब गए। 2014 में जिस कंपनी की वैल्यू कभी 150 बिलियन डॉलर थी, वो सिर्फ 7.2 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को बिक गई। नोकिया मोबाइल डिवीजन खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट को फोन बेचने के बाद नोकिया के पास क्या बचा? उनके पास बचा था उनका नेटवर्क बिजनेस। नोकिया ने हार नहीं मानी, उन्होंने फोन बनाना छोड़ दिया और पूरा फोकस 5G टावर्स, इंटरनेट केबल्स और सैटेलाइट पर लगा दिया। आप शायद सोच रहे होंगे विकास भाई, आप कह रहे हैं नोकिया वापस आ गया है, पर मार्केट में तो मुझे किसी के हाथ में नोकिया दिखता ही नहीं, तो ये सक्सेस कैसी? दोस्तों, सफलता का मतलब सिर्फ दिखना नहीं होता। नोकिया आज फ्रंट एंड से हटकर बैक एंड का किंग बन गया है। जैसे मूवी में हीरो स्क्रीन पर होता है पर डायरेक्टर पीछे होता है, नोकिया आज डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। आज जब आप जियो या एयरटेल का 5G यूज करते हैं तो सिग्नल नोकिया के इक्विपमेंट से ही आ रहा है। यहाँ तक कि अब नोकिया नासा के साथ मिलकर चांद पर 4G नेटवर्क बना रहा है। ये अब B2B जायंट बन चुका है। तो इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? लेसन 1, एडॉप्ट और डाई। वक्त के साथ बदलना जरूरी है। लेसन 2, सॉफ्टवेयर इज किंग। सिर्फ हार्डवेयर से काम नहीं चलता। लेसन 3, सक्सेस इज डेंजरस। सफलता अक्सर दिमाग में घमंड पैदा कर देती है। जाते जाते मैं आपको एक बिजनेस सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप 2010 में नोकिया के सीईओ होते तो क्या करते? ऑप्शन ए, एंड्रॉइड के साथ चले जाते, या ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिस्क लेते? अपना जवाब कमेंट में बताइए, मैं इंटरेस्टिंग कमेंट्स पिन करूंगा। अगर ये केस स्टडी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।